नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और आजकल हर किसी के दिमाग में घूम रहे सवाल पर बात करने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। और इसका हमारी नौकरियों पर, हमारे काम करने के तरीकों पर और असल में पूरे समाज पर क्या असर होने वाला है। हाँ, ये सवाल तो हर तरफ है। बिल्कुल, आजकल जिधर देखो यही बात है। क्या एआई हमारी नौकरियां खा जाएगा? क्या मशीनें सब कुछ कंट्रोल कर लेंगी? ये डर बहुत है। हाँ, ये डर और ये सवाल बहुत आम है। लेकिन सच ये है कि मामला इतना सीधा हाँ या ना वाला है ही नहीं एक्चुअली। अच्छा। हाँ, ये कहानी डर की कम और बदलाव की, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की, नए तरीके अपनाने की, एडेप्टेशन की और इंसानों और मशीनों के साथ मिलकर चलने की, कोएग्जिस्टेंस की ज्यादा है। कोएग्जिस्टेंस, इंटरेस्टिंग। तो आज इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। समझते हैं कि एआई असल में अभी कर क्या रहा है, कहां-कहां इसका असर दिख रहा है और आने वाला कल कैसा हो सकता है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस गहरी पड़ताल को। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, मतलब अभी हो क्या रहा है। कई लोगों के मन में एआई की तस्वीर है कि बस बटन दबेगा और इंसान ऑफिस से बाहर, रोबोट अंदर। हाँ, वो टिपिकल इमेज। पर असलियत थोड़ी ज्यादा परतदार है। जैसा आपने कहा, एआई पूरी तरह से इंसानों की जगह लेने के बजाय ज्यादातर मामलों में काम करने का ढंग बदल रहा है। इसमें 3 खास चीजें या कह सकते हैं पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। ओके, 3 पैटर्न क्या है वो? बिल्कुल। पहला ट्रेंड जो साफ दिख रहा है वो है टास्क ऑटोमेशन। टास्क ऑटोमेशन। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी नौकरी ही एआई करने लगा है, बल्कि उस नौकरी के अंदर जो बार बार दोहराए जाने वाले या रूटीन काम है, उन्हें एआई संभाल रहा है। अच्छा, मतलब नौकरी के कुछ हिस्से। एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पर कोई मार्केटिंग मैनेजर है, तो शायद एआई उसके लिए डेटा एनालाइज करके रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट बना दे या सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल कर दे। मैनेजर की नौकरी तो है, पर उसके कुछ हिस्से अब ऑटोमेट हो गए हैं। इससे शायद वो ज्यादा जरूरी कामों पर, स्ट्रेटेजिक कामों पर ध्यान दे सके। ये तो सेंस बनता है। मतलब काम कम नहीं हो रहा, पर काम का प्रकार बदल रहा है। शायद ज्यादा सोचने वाला क्रिएटिव काम इंसान के पास रह रहा है। हाँ, काफी हद तक। और यहीं से दूसरा पैटर्न उभरता है, जॉब ट्रांसफॉर्मेशन। जॉब ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, मतलब नौकरियां गायब होने के बजाय अपना रूप बदल रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। अब लोगों से उम्मीद की जा रही है कि वो एआई टूल्स के साथ मिलकर काम करें, कोलैबोरेट करें। कोलैबोरेशन एआई के साथ कैसे? जैसे एक आर्किटेक्ट है, वो अब एआई सॉफ्टवेयर की मदद से बिल्डिंग डिजाइन के कई सारे ऑप्शंस मिनटों में जनरेट कर सकता है। फिर अपनी क्रिएटिविटी और अनुभव से सबसे बेहतर को चुनकर उसे फाइनल टच दे सकता है। अच्छा। या एक डॉक्टर, वो एआई की मदद से मेडिकल रिपोर्ट्स को ज्यादा तेजी से समझ सकता है, पैटर्न देख सकता है जो शायद नॉर्मली मिस हो जाएं। तो काम वही है, पर उसे करने के लिए नए स्किल्स चाहिए, एआई के साथ काम करने की क्षमता चाहिए। समझ गया। तो टास्क ऑटोमेशन हो गया, जॉब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और तीसरा पैटर्न आपने कहा था 3 है। हाँ, तीसरा और जो शायद सबसे ज्यादा उम्मीद जगाता है, वो है नई नौकरियों का बनना। न्यू जॉब क्रिएशन। अरे वाह, नई नौकरियां। बिल्कुल। ये वाकई दिलचस्प है। हर बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति के साथ ऐसा हुआ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कंप्यूटर रेवोल्यूशन और एआई के साथ भी हो रहा है। जैसे किस तरह की नई नौकरियां? ऐसे नए रोल्स सामने आ रहे हैं जिनके बारे में हमने 5-10 साल पहले सोचा भी नहीं था। जैसे एआई सिस्टम को डेटा फीड करके सिखाने वाले लोग, एआई ट्रेनर्स। एआई ट्रेनर्स। या एआई के इस्तेमाल में जो नैतिक सवाल उठते हैं, एथिकल डिलेमास, उनको सुलझाने वाले एक्सपर्ट्स, एआई एथिसिस्ट्स। एथिसिस्ट, ये बहुत जरूरी लगता है। बहुत ज्यादा। और ऐसे डिजाइनर जो एआई और इंसानों के बीच बातचीत को, इंटरैक्शन को आसान और असरदार बनाते हैं, ह्यूमन एआई इंटरैक्शन डिजाइनर्स। ये सब पूरी तरह से नई भूमिकाएं हैं जो एआई की वजह से ही पैदा हुई हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बात कि एआई कैसे काम बदल रहा है, मतलब टास्क ऑटोमेट कर रहा है, जॉब्स ट्रांसफॉर्म कर रहा है और नई जॉब्स भी बना रहा है। पर अब सवाल ये उठता है कि कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से उद्योग हैं जहां ये असर सबसे तेज और गहरा होने वाला है। अब कहाँ लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत है या अलर्ट रहने की जरूरत है? ये जरूरी सवाल है। कुछ सेक्टर्स हैं जहां एआई का असर बहुत साफ और तेजी से दिख रहा है, जिन्हें हम हाई रिस्क सेक्टर्स कह सकते हैं। हाई रिस्क, ओके। जैसे मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स तो सबसे जाने पहचाने उदाहरण है। फैक्ट्रीज में असेंबली लाइन पर रोबोट्स सालों से काम कर रहे हैं, वो तो हम देखते ही आए हैं।
वेयरहाउस में सामान उठाने रखने वाले ऑटोमेटेड सिस्टम आम हो गए और ये टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर और सस्ती हो रही है। हाँ, ये तो है। और सर्विस इंडस्ट्री तक क्या, जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। वहाँ भी बड़ा बदलाव है। कस्टमर सर्विस को लीजिए, आजकल कितनी ही वेबसाइट्स पर आप जाते हैं तो सबसे पहले एक चैटबॉट आपसे बात करता है ना? हाँ, बिल्कुल। वो आपके बेसिक सवालों के जवाब दे देता है या आपकी समस्या को सही डिपार्टमेंट तक पहुंचा देता है। कॉल सेंटर्स में भी एआई आवाज को समझने, कॉल्स को रूट करने में मदद कर रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन, उसका बहुत जिक्र होता है। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन एक और बहुत बड़ा सेक्टर है जिस पर सबकी नज़र है। ड्राइवरलेस कारें और ट्रक अभी पूरी तरह से आम नहीं हुए हैं, पर टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उससे ट्रक ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, डिलीवरी ड्राइवर्स, इन लाखों जॉब्स पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। ये तो चिंता की बात है काफी लोगों के लिए। और वो काम जिनमें कंप्यूटर और डेटा का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ऑफिस जॉब्स टाइप। बिल्कुल, डेटा एंट्री और बेसिक डेटा एनालिसिस जैसे काम। सोचिए, एआई सॉफ्टवेयर ये काम इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से, ज्यादा एक्यूरेसी से और बिना थके कर सकते हैं। सही। और एक चौंकाने वाली बात यह है, जो शायद कुछ साल पहले नहीं सोची थी, कि रूटीन क्रिएटिव काम भी अब एआई की पकड़ में आ रहे हैं। क्रिएटिव काम जैसे? हाँ, जैसे किसी प्रोडक्ट के लिए छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना हो, वेबसाइट के लिए कोई सामान्य सी इमेज बनानी हो, या सोशल मीडिया के लिए आसान सा कैप्शन तैयार करना, ये काम अब एआई टूल्स काफी अच्छे से कर सकते हैं। बाप रे, ये तो बहुत सारे एरिया कवर हो गए। क्या कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहां एआई का असर थोड़ा कम है या शायद अलग तरह का है, जिन्हें हम मॉडरेट रिस्क कह सकें? हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हर जगह एक जैसा असर है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां एआई एक असिस्टेंट या हेल्पर की भूमिका में ज्यादा है। पूरी तरह रिप्लेसमेंट की स्थिति अभी दूर लगती है। इन्हें मॉडरेट रिस्क कहा जा सकता है। अच्छा, जैसे कौन से? जैसे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। एआई सॉफ्टवेयर रोजमर्रा के लेन देन रिकॉर्ड कर सकता है, इनवॉइस बना सकता है, टैक्स कैलकुलेट कर सकता है, पर फाइनल ऑडिट करना, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सलाह देना या कंपनी की ओवरऑल स्ट्रैटेजी पर बात करना, इसके लिए अभी भी अनुभवी अकाउंटेंट की जरूरत है। ह्यूमन जजमेंट चाहिए। और लीगल फील्ड में? कानूनी रिसर्च में एआई बहुत काम आ रहा है। वो हजारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स को सेकंडों में छानकर जरूरी जानकारी निकाल सकता है, जिससे वकीलों का बहुत समय बचता है। पर कोर्ट में बहस करना, क्लाइंट को स्ट्रेटेजिक सलाह देना या केस की पूरी रणनीति बनाना, ये काम इंसान ही करेंगे। ओके। और हेल्थ केयर सेक्टर का क्या? वहां तो एआई की बहुत चर्चा है, डायग्नोसिस वगैरह में। हाँ, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में खासकर इमेज एनालिसिस जैसे एक्स-रेज, एमआरआई, सीटी स्कैन को एनालाइज करने में एआई कमाल कर रहा है। वो ऐसे सूक्ष्म पैटर्न पकड़ सकता है जिन्हें इंसान की नज़र शायद चूक जाए। इससे बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद मिलती है। लेकिन फाइनल फैसला तो डॉक्टर का ही होगा। एग्जैक्टली। आखिरी फैसला लेना, मरीज से बात करके पूरी सिचुएशन समझना और इलाज का प्लान बनाना, ये डॉक्टर का ही काम है। एआई एक पावरफुल टूल है, पर डॉक्टर का रिप्लेसमेंट नहीं। ठीक है। और ट्रांसलेशन? इसी तरह ट्रांसलेशन सर्विसेज में एआई बहुत तेज और काफी हद तक सटीक अनुवाद कर सकता है। रोजमर्रा की चीजों के लिए बढ़िया है, पर जब बात किसी कविता, कहानी या बहुत संवेदनशील, नुआंस्ड डॉक्यूमेंट के अनुवाद की आती है, जहां भावनाओं और संस्कृति की गहरी समझ जरूरी है, वहां इंसानी अनुवादक ही बेहतर है। और कोडिंग? हाँ, बेसिक कोडिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी एआई मदद कर रहा है। वो छोटे-मोटे बग्स ढूंढ सकता है या रूटीन कोड लिख सकता है, पर एक जटिल सॉफ्टवेयर का पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करना या किसी एकदम नए तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये अभी भी इंसानी डेवलपर्स का ही डोमेन है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये सब सुनकर एक तरफ तो लगता है कि एआई कितना कुछ कर सकता है, पर दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि क्या वाकई वो दिन आएगा जब मशीनें सब कुछ कर लेंगी? शायद नहीं। और आपने कई कारण बताए कि क्यों कुछ कामों में इंसान जरूरी रहेंगे। वो पहला वाला पॉइंट, क्रिएटिविटी और जजमेंट गैप, वो बड़ा लगता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। ये बहुत बड़ा फर्क है। एआई मौजूदा डेटा और पैटर्न के आधार पर चीजें बनाने, प्रिडिक्ट करने या ऑप्टिमाइज करने में माहिर है। पैटर्न रिकग्निशन में वो शानदार है। पर जब बात आती है एकदम मौलिक, कुछ नया सोचने की, ट्रू इनोवेशन, लीक से हटकर कोई आइडिया लाने की या कलात्मकता की गहराई की, वहां इंसान अब भी बहुत आगे है। मतलब
एआई शायद एक अच्छी पोएम लिख दे, पर शायद वो मीर या गालिब जैसा कुछ नहीं लिख सकता। हाँ, शायद अभी तो बिल्कुल नहीं। वो डेटा से सीखकर लिख सकता है, पर वो इंसानी अनुभव, वो दर्द, वो खुशी, वो गहराई कहाँ से लाएगा? तो सच में कुछ नया और ओरिजिनल सोचना अभी एआई के बस का नहीं लगता। और सिर्फ नए आइडियाज की बात नहीं है, रोजमर्रा के फैसलों की भी बात है। एथिक्स वाली बात आपने कही थी। बिल्कुल। मुश्किल नैतिक फैसले लेना, कॉम्प्लेक्स एथिकल डिसीजन मेकिंग, ये एआई के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसी स्थिति जहां कोई एक सही जवाब ना हो, जहां अलग अलग मूल्यों वैल्यूज के बीच चुनाव करना हो, वहां एआई कैसे फैसला लेगा? उसे जो रूल्स सिखाए जाएंगे वो उसी आधार पर चलेगा। उसमें वो मानवीय विवेक, वो कॉन्टेक्स्ट समझने की क्षमता अभी नहीं है। और इमोशनल इंटेलिजेंस, लोगों को समझना। हाँ, लोगों की भावनाओं को समझना और हमदर्दी दिखाना। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी, ये वो इंसानी गुण हैं जिनकी नकल करना एआई के लिए लगभग नामुमकिन है। एक नर्स या एक टीचर जिस तरह किसी की परेशानी समझकर उसे सहारा दे सकता है, वो सहानुभूति, वो कनेक्शन, वो मशीन नहीं दे सकती। राइट। और असल दुनिया में काम करना, फिजिकल वर्ल्ड में, हाँ, वो भी एक पॉइंट है। उलझी हुई स्थितियों में कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग, एआई कंट्रोल्ड बंधे हुए माहौल में तो अच्छा काम कर सकता है, पर असल दुनिया बदलती रहती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है। उस बदलते माहौल को रियल टाइम में समझना और तुरंत उसके हिसाब से ढल जाना, इसमें एआई अभी पीछे है। और फिजिकल काम, हाथों से काम करना। बिल्कुल, यही बात फिजिकल कामों पर भी लागू होती है। एक फैक्ट्री का रोबोट एक ही नट बोल्ट बार बार कस सकता है, बहुत प्रिसिशन से, पर एक इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर को जिस तरह तंग जगहों में अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है और अपने हाथों का इस्तेमाल करके फुर्ती से अडेप्ट करते हुए काम निपटाना होता है, वैसी फ्लेक्सिबिलिटी और डेक्सटेरिटी अभी रोबोट्स में नहीं है। तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं, लिमिटेशंस, पर बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। कुछ आर्थिक और सामाजिक कारण, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स भी हैं जो एआई द्वारा पूरी तरह से इंसानों को रिप्लेस करने के रास्ते में खड़े हैं ना। एकदम ठीक कहा। पहली बात तो नियम कानून की है। खासकर हेल्थ केयर, फाइनेंस, एविएशन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में एआई को पूरी तरह से जिम्मेदारी सौंपने से पहले बहुत कड़े नियम और सुरक्षा मानक बनाने होंगे। सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब देखना होगा। इसमें वक्त लगेगा और बहुत सोच विचार की जरूरत होगी। और लोग क्या चाहते हैं? क्या वो हर चीज मशीन से करवाना चाहेंगे? यही दूसरा अहम पॉइंट है। कई जगहों पर इंसानी संपर्क की जरूरत और प्राथमिकता बनी रहेगी। सोचिए, क्या कोई चाहेगा कि मुश्किल वक्त में उसे सलाह देने वाला सिर्फ एक एआई हो, या बच्चों की देखभाल पूरी तरह मशीन करे? शायद ज्यादातर लोग इंसानी स्पर्श, समझ और भरोसे को ही चुनेंगे। एजुकेशन, थेरेपी, केयर, इन सब में ह्यूमन एलिमेंट बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। और क्या एआई को लागू करना हमेशा सस्ता पड़ता है? ये भी तो एक सवाल है। बिल्कुल। एआई को लागू करने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, खासकर शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एडवांस्ड एआई सिस्टम खरीदना या बनाना, उन्हें चलाने वाले एक्सपर्ट्स हायर करना, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ये सब महंगा सौदा है। कई बार खासकर छोटे व्यवसायों के लिए या उन कामों के लिए जहां बहुत ज़्यादा मानवीय निपुणता की ज़रूरत नहीं है, वहां इंसानी मजदूरी अभी भी ज़्यादा किफ़ायती, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है। और समाज का रिएक्शन, लोग इसे कैसे लेंगे? हाँ, आखिर में सामाजिक विरोध, सोशल रेजिस्टेंस को भी कम नहीं आंकना चाहिए। अगर बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने लगें या लोगों को लगे कि एआई उनकी प्राइवेसी या सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है या ये अनफेयर है, तो समाज इसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। प्रोटेस्ट हो सकते हैं, रेगुलेशन की मांग उठ सकती है। और इन सब के ऊपर शायद सबसे मजबूत तर्क, वो इंसानी स्पर्श, द ह्यूमन टच, वो खासियत जो शायद मशीनें कभी पूरी तरह से हासिल ना कर पाएं। और इसी वजह से कुछ जॉब्स ज्यादा सेफ हैं। बिल्कुल, ये एक आकर्षक पहलू है और ऐसा माना जा रहा है कि वो नौकरियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं जिनमें गहरी इंसानी समझ, जुड़ाव, देखभाल और मौलिक रचनात्मकता की जरूरत होती है। जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर, नर्स, थेरेपिस्ट, इनका काम सिर्फ बीमारी का पता लगाना और दवा देना नहीं है, सही, बल्कि मरीज को सुनना, उसे भावनात्मक सहारा देना, उसकी चिंताओं को समझना भी है। वो बेडसाइड मैनर, वो एम्पैथी, वो एआई नहीं ला सकता। बिल्कुल। जैसे टीचर्स का रोल सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं होता। एग्जैक्टली।
टीचर्स और मेंटर्स सिर्फ जानकारी नहीं देते, वो छात्रों को प्रेरित करते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं, उन्हें जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। एक अच्छा टीचर या मेंटर जो पर्सनल कनेक्शन बनाता है, जो प्रभाव डाल सकता है, वो एआई नहीं कर सकता। और क्रिएटिव फील्ड्स में जो टॉप लेवल पे हैं, हाँ, जैसे क्रिएटिव डायरेक्टर और स्ट्रैटेजिस्ट, वो लोग जो किसी कंपनी या प्रोजेक्ट का विजन तय करते हैं, बड़ी तस्वीर देखते हैं, इंसानी भावनाओं और मार्केट ट्रेंड्स को समझकर रणनीति बनाते हैं और टीमों को लीड करते हैं। इसमें इंट्यूशन, एक्सपीरियंस और ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ चाहिए। और वो हाथ के हुनर वाले काम, स्किल ट्रेड्स। हाँ, कुशल कारीगर, स्किल ट्रेड्स जैसे बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, अच्छे शेफ, जिन्हें हर बार एक नई यूनिक चुनौती का सामना करना पड़ता है। बदलते हालात में अपनी स्किल और सूझबूझ से काम करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द स्पॉट। और जाहिर है मैनेजमेंट या लीडरशिप रोल्स, जहां लोगों को समझना, उन्हें प्रेरित करना, टीम बनाना, कॉन्फ्लिक्ट सुलझाना और मुश्किल इंसानी परिस्थितियों में फैसले लेना होता है। इन सभी कामों में वो इंसानी गुण चाहिए जो फिलहाल मशीनों की पहुंच से बाहर है। ठीक है, तो ये जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं, ये कब और कैसे होगा? मतलब क्या हम इसका कोई अंदाजा लगा सकते हैं, कोई टाइमलाइन? चलिए नज़दीकी भविष्य से शुरू करते हैं। मान लीजिए अगले 5-7 साल, शॉर्ट टर्म 2025 से 2030 के बीच क्या देखने को मिल सकता है? अगले कुछ सालों में यानी शॉर्ट टर्म में हम देखेंगे कि ऑफिस के कामों में, वाइट कॉलर वर्क में एआई असिस्टेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एआई असिस्टेंट्स? हाँ, जैसे ईमेल लिखने में मदद करना, मीटिंग की समरी ऑटोमेटिकली बनाना, प्रेजेंटेशन के लिए शुरुआती पॉइंट्स तैयार करना, डेटा को सॉर्ट करना, बेसिक रिसर्च करना, ये सब आम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी टूल्स की तरह। तो रूटीन काम कम होंगे? बिल्कुल। जो रूटीन दिमागी काम है, रूटीन कॉग्निटिव टास्क्स जैसे सिंपल रिपोर्ट बनाना, डेटा एंट्री चेक करना, बेसिक शेड्यूलिंग करना, वो काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तरह के काम कम होंगे, लेकिन शायद एआई से जुड़े नए काम बढ़ेंगे, जैसे आपने पहले मेंशन किया था। हाँ, बिल्कुल। एआई सिस्टम को सिखाने, उसे मैनेज करने, उसकी परफॉर्मेंस पर नज़र रखने, एआई ट्रेनिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरसाइट वाले रोल्स की डिमांड बढ़ेगी। एआई स्पेशलिस्ट्स चाहिए होंगे, और जो लोग एआई टूल्स को जल्दी सीखेंगे और उन्हें अपने काम में इस्तेमाल करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो ज़्यादा वैल्यूएबल बनेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये एक तरह से अडॉप्ट करने वालों के लिए फ़ायदे का दौर होगा। अर्ली अडॉप्टर्स को एडवांटेज मिलेगा। ओके। और अगर हम थोड़ा और आगे देखें, मान लीजिए 2030 से 2040 के बीच, मीडियम टर्म, तब क्या तस्वीर उभर सकती है? मीडियम टर्म में यानी अगले 10-15 सालों में शायद ड्राइवरलेस गाड़ियां, ऑटोनॉमस व्हीकल सड़कों पर ज्यादा दिखने लगें, कम से कम कुछ एरियाज में या खास कामों के लिए। इससे ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जॉब्स पर बड़ा असर पड़ेगा। और ऑफिस वाले काम, प्रोफेशनल जॉब्स? ज्यादातर रूटीन प्रोफेशनल काम, चाहे वो सामान्य अकाउंटिंग हो, पैरालीगल काम हो, कानूनी दस्तावेजों की बेसिक ड्राफ्टिंग हो, या बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेस्टिंग, काफ़ी हद तक एआई के हवाले हो चुके होंगे, या एआई बहुत ज़्यादा असिस्ट कर रहा होगा। तो फिर इंसान क्या करेंगे? तब जोर इंसानों और एआई के बीच सहयोग वाले मॉडल, ह्यूमन एआई कोलैबोरेटिव मॉडल्स पर होगा। मतलब लोग अकेले काम नहीं करेंगे, बल्कि एआई के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे। इंसान वो काम करेंगे जिनमें ह्यूमन स्किल ज़्यादा चाहिए, और एआई वो करेगा जिसमें वो बेहतर है, डेटा प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, स्पीड। और इसका असर हमारे पढ़ाई लिखाई के सिस्टम पर भी तो पड़ेगा, एजुकेशन पर? बहुत ज़्यादा। मीडियम टर्म तक एजुकेशन सिस्टम पर बहुत दबाव होगा कि वो खुद को बदले। स्कूलों और कॉलेजों को रट्टाफिकेशन से हटकर ऐसे स्किल सिखाने पर फोकस करना होगा जो एआई आसानी से नहीं कर सकता, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सीखने की क्षमता, लर्निंग हाउ टू लर्न, सबसे ज़रूरी स्किल बन जाएगी। करिकुलम को लगातार अपडेट करना होगा। और फिर लॉन्ग टर्म 2040 प्लस, ये तो बहुत दूर की बात लगती है, पर कल्पना करें तो क्या हो सकता है? फ्यूचर क्या होल्ड करता है? हाँ, लॉन्ग टर्म 15-20 साल या उससे ज़्यादा का अंदाज़ा लगाना हमेशा मुश्किल होता है। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलती है, लेकिन संभावनाएं बहुत क्रांतिकारी हैं।
हो सकता है कि एडवांस्ड एआई, शायद एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के करीब कुछ इतने सक्षम हो जाए कि वो मुश्किल रणनीतिक फैसलों, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में भी इंसानों की मदद करने लगे, या शायद खुद भी लेने लगे। बिजनेस चलाने में या सरकारी नीतियां बनाने में भी उनका रोल हो। अरे बाप रे। और इकोनॉमी? हमारे पूरे आर्थिक मॉडल्स, इकोनॉमिक मॉडल्स में बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर वाकई बहुत सारा काम मशीनें करने लगती हैं, तो काम और आमदनी का जो लिंक है वो शायद कमजोर पड़ जाए। तब यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी सभी नागरिकों को सरकार की तरफ से एक नियमित बेसिक आमदनी देना जैसे विचारों पर गंभीरता से बहस होगी और शायद उन्हें लागू करने की जरूरत भी महसूस हो। यूबीआई, ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। तो फिर इंसान के काम का मतलब ही बदल जाएगा। शायद हाँ, हो सकता है काम का मतलब वो न रह जाए जो आज है, यानी पैसे कमाने के लिए कुछ करना। शायद काम का मतलब वो चीज़ें बन जाएं जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं, यूनिकली ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, जैसे नई साइंटिफिक खोज करना, कला रचना, फिलोसॉफिकल सवाल पूछना, एक दूसरे की देखभाल करना, समाज बनाना, गहरे रिश्ते निभाना। मशीनें शायद प्रोडक्शन संभालें और इंसान पर्पस यानी उद्देश्य पर ज़्यादा ध्यान दे। ये एक अलग तरह का समाज होगा। ये बात तो सही है कि टेक्नोलॉजी हमेशा पुरानी नौकरियों को खत्म करती है, लेकिन साथ ही नई तरह की नौकरियां भी लाती है। आपने पहले भी जिक्र किया था, जैसे जब कंप्यूटर आए तो टाइपराइटर बनाने वालों का काम खत्म हुआ, पर सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी सपोर्ट जैसी लाखों नई नौकरियां बनी। तो एआई के साथ कौन सी नई भूमिकाएं उभर रही हैं? आपने कुछ नाम लिए थे, थोड़ा और डिटेल में बताएंगी? हाँ, कई नई और काफ़ी रोमांचक भूमिकाएं उभर रही हैं। एक बहुत अहम रोल होगा एआई एथिसिस्ट्स का। एथिसिस्ट, हाँ। इनका काम होगा ये देखना कि एआई सिस्टम सही ढंग से, बिना किसी बायस के और नैतिक रूप से जिम्मेदार तरीके से काम करें, क्योंकि एआई के फैसले लोगों की जिंदगी पर असर डालेंगे, तो ये देखना जरूरी है कि वो फेयर हो। बिल्कुल। और एआई को यूजर फ्रेंडली बनाने वाले? हाँ, उन्हें ह्यूमन एआई इंटरैक्शन डिजाइनर्स कह सकते हैं। ये लोग एआई सिस्टम्स को इतना सरल और सहज, इंट्यूटिव बनाएंगे कि कोई भी उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सके। जैसे आजकल हम स्मार्टफोन ऐप्स आसानी से यूज कर लेते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स एआई टूल्स को बनाना। ओके, और एआई को सिखाने वाले? वो है एआई ट्रेनर्स एंड सुपरवाइजर्स। एआई मॉडल अपने आप नहीं सीखते, उन्हें डेटा चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग चाहिए। तो ये लोग एआई मॉडल्स को खास कामों के लिए ट्रेनिंग देंगे, उन्हें फाइन ट्यून करेंगे, अपडेट रखेंगे और ये पक्का करेंगे कि वो सही और भरोसेमंद आउटपुट दे रहे हैं। और डेटा और प्राइवेसी से जुड़े रोल? बिल्कुल। एआई चलाने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए, इसलिए डेटा प्राइवेसी स्पेशलिस्ट की मांग बढ़ेगी। इनका काम होगा ये सुनिश्चित करना कि एआई सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला डेटा सुरक्षित रहे, एनोनिमस रहे जहां जरूरी हो और लोगों की निजता का हनन न हो। जीडीपीआर जैसे नियमों का पालन करवाना। और वो एक नया नाम आपने लिया था, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, ये आजकल बहुत चर्चा में है। ये वो लोग हैं जो एआई, खासकर जेनरेटिव एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, मिडजर्नी से सही तरीके से सवाल पूछना या कमांड देना सीखते हैं। मतलब आप क्या इनपुट दें, किस तरह से दें कि एआई से सबसे अच्छा, सबसे सटीक, सबसे क्रिएटिव जवाब या आउटपुट मिल सके। ये एक तरह से एआई के साथ संवाद करने की कला और साइंस दोनों है। इंटरेस्टिंग, ये तो बिल्कुल नया स्किल है। बिल्कुल। और आखिर में एआई ऑडिटर, जैसे फाइनेंशियल ऑडिटर होते हैं, वैसे ही एआई ऑडिटर होंगे जो कंपनियों या संस्थाओं के लिए ये जांचेंगे कि उनके एआई सिस्टम नियमों के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं, उनमें कोई अनचाहा बायस तो नहीं है, वो सुरक्षित है या नहीं, और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। मतलब जॉब्स जा रही हैं तो आ भी रही हैं, पर बिल्कुल अलग तरह की। तो अगर किसी को भविष्य में कामयाब रहना है, इस बदलते हुए माहौल में अपनी जगह बनाए रखनी है, तो उन्हें किन स्किल्स पर, किन काबिलियतों पर ध्यान देना चाहिए? कौन सी स्किल्स हैं जो हमें फ्यूचर प्रूफ बना सकती हैं? फ्यूचर प्रूफ कहना तो मुश्किल है क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, पर हाँ, कुछ ऐसी इंसानी क्षमताएं हैं जिन्हें एआई के लिए रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है, और यही क्षमताएं भविष्य में सबसे ज्यादा कीमती होंगी। जैसे कि सबसे पहले गंभीर सोच और जटिल समस्याओं को सुलझाना, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग।
एआई हमें जानकारी दे सकता है, पैटर्न बता सकता है, पर उस जानकारी का मतलब निकालना, उसमें से नॉइज हटाना, अलग-अलग एंगल से सोचना, किसी नई उलझी हुई समस्या का क्रिएटिव हल निकालना, ये इंसानी दिमाग की खासियत बनी रहेगी। और लोगों के साथ डील करने वाली स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। हाँ, वो बेहद जरूरी होंगी। भावनात्मक समझ और लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, एम्पैथी रखना, टीम में मिलकर अच्छे से काम करना, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, दूसरों को प्रेरित करना, ये वो स्किल्स हैं जो किसी भी कोलैबोरेटिव माहौल में लीडरशिप में जरूरी होंगी, और एआई इनमें अभी बहुत पीछे है। क्रिएटिविटी का क्या? वो भी टॉप पर है। रचनात्मकता और नयापन लाना, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, नए आइडिया सोचना, चीजों को अलग नजरिए से देखना, ओरिजिनल कंटेंट बनाना, आर्ट, डिजाइन, कहानी कहने जैसी क्षमताएं। एआई इसमें मदद कर सकता है, पर असली स्पार्क तो इंसान से ही आएगा। और शायद सबसे जरूरी, बदलते वक्त के साथ बदलने की क्षमता। ये शायद लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। बदलाव को अपनाने की इच्छा और लगातार सीखते रहने की आदत, अडेप्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदलेगी कि कोई भी एक स्किल या नॉलेज हमेशा काम नहीं आएगी। इसलिए नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना, फेलियर से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना और जरूरत पड़ने पर अपना रास्ता बदलना, पिवट करना, ये मानसिकता, ये माइंडसेट बहुत जरूरी होगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसके अलावा अलग अलग विषयों का ज्ञान रखना, क्रॉस डिसिप्लिनरी नॉलेज भी फायदेमंद होगा। सिर्फ अपनी फील्ड का गहरा एक्सपर्ट होना काफी नहीं, बल्कि ये समझना कि आपकी फील्ड दूसरी फील्ड से कैसे जुड़ती है, कैसे टेक्नोलॉजी उसमें फिट होती है, ये नई संभावनाएं खोलेगा। डॉट्स कनेक्ट करना और स्ट्रैटेजी और टेक लिटरेसी। हाँ, रणनीतिक सोच, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यानी सिर्फ आज के टास्क के बारे में नहीं बल्कि कल के बारे में सोचना, लंबी अवधि की योजना बनाना और बड़ी तस्वीर को, बिग पिक्चर को ध्यान में रखना। और आखिर में टेक्निकल समझ, टेक्निकल लिटरेसी। सबको कोडर बनना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं कि हर किसी को कोडिंग सीखनी पड़े, पर यह समझना जरूरी है कि एआई और दूसरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी काम कैसे करती हैं, उनकी ताकत क्या है, उनकी सीमाएं क्या हैं, वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, और आप उन्हें अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक पैसिव यूजर होने के बजाय एक जानकार और एक्टिव यूजर बनना होगा। टेक्नोलॉजी से डरने के बजाय उसे समझना होगा। ये जो बदलाव आ रहा है, ये सिर्फ नौकरियों या स्किल्स तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसका असर तो पूरे समाज पर, हमारे जीने के तरीके पर पड़ेगा, है ना? और ये असर शायद हर किसी के लिए एक जैसा ना हो, शायद अच्छा ना हो। हाँ, ये एक बहुत गंभीर पहलू है और इस पर बात करना बहुत जरूरी है। इस बदलाव के दौर में काफी आर्थिक उथल-पुथल देखने को मिल सकती है, और ये कई लोगों और समुदायों के लिए काफी मुश्किल और दर्दनाक भी हो सकता है। हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? किस तरह की उथल-पुथल? एक बड़ी चिंता है असमानता के और ज्यादा बढ़ने की, इनकम इनइक्वालिटी। जिनके पास नई टेक्नोलॉजी को समझने और इस्तेमाल करने की स्किल्स होंगी, या जो कैपिटल ओन करते हैं, उनकी आमदनी और मौके शायद बढ़ जाएं, जबकि जो लोग उन कामों में हैं जो आसानी से ऑटोमेट हो सकते हैं, या जिनके पास नई स्किल्स सीखने के रिसोर्सेज नहीं हैं, वो पीछे छूट सकते हैं। इससे अमीरी गरीबी का फासला और बढ़ सकता है, डिजिटल डिवाइड और गहरा हो सकता है। और यह असमानता सिर्फ लोगों के बीच नहीं, बल्कि अलग-अलग जगहों और शायद पीढ़ियों के बीच भी दिख सकती है। बिल्कुल, भौगोलिक असमानताएं भी बढ़ सकती हैं। जो शहर या इलाके टेक्नोलॉजी हब्स हैं, जहां इनोवेशन हो रहा है, वो शायद और तेजी से तरक्की करें, जबकि वो ग्रामीण या पुराने औद्योगिक इलाके, जहां पारंपरिक नौकरियां ज्यादा थीं, वो पिछड़ सकते हैं। रीजनल इम्बैलेंस बढ़ सकता है। और जनरेशन गैप? हाँ, पीढ़ियों के बीच भी अंतर, जेनरेशनल डिवाइड्स आ सकता है। युवा लोग जो डिजिटल नेटिव हैं, वो शायद नई टेक्नोलॉजी को आसानी से अपना लें और उसके साथ ग्रो करें, जबकि बुजुर्ग पीढ़ी के लिए, जिन्होंने अपनी पूरी वर्किंग लाइफ एक अलग तरीके से काम किया है, उनके लिए ये अडॉप्ट करना मुश्किल हो सकता है। उन्हें नौकरियों से बाहर होने का खतरा ज्यादा हो सकता है। और इन सब का असर फिर एजुकेशन सिस्टम पर? बिल्कुल, इन सब का सीधा असर हमारे शिक्षा और रीस्किलिंग सिस्टम पर भारी दबाव, प्रेशर ऑन एजुकेशन एंड रीट्रेनिंग सिस्टम के रूप में दिखेगा। क्या हमारा करंट सिस्टम इतने बड़े पैमाने पर लोगों को जल्दी से नई रेलेवेंट स्किल सिखाने के लिए तैयार है?
शायद नहीं। हमें एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग में बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा बदलाव दरवाजे पे दस्तक दे रहा है तो इसे संभालने के लिए क्या किया जाना चाहिए? खासकर सरकारों को, पॉलिसी बनाने वालों को और समाज को मिलकर क्या कदम उठाने की जरूरत है? ये सिर्फ इंडिविजुअल की जिम्मेदारी तो नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कलेक्टिव चैलेंज है। ये एक बेहद अहम सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या अर्थव्यवस्था का मामला नहीं है। ये समाज का, लोगों का मामला है। सबसे पहली ज़रूरत तो मजबूत और व्यापक रीस्किलिंग और शिक्षा कार्यक्रमों की है। किस तरह के कार्यक्रम? ऐसे कार्यक्रम बनाने होंगे जो लोगों को भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से नई स्किल सिखा सकें, टेक स्किल्स भी और ह्यूमन स्किल्स भी। और ये कार्यक्रम सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हों, अफोर्डेबल हों और असरदार हों। हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कल्चर बनाना होगा। और उन लोगों का क्या जिनकी नौकरियां इस बदलाव की भेंट चढ़ जाती हैं, जिनके पास तुरंत नई नौकरी नहीं होती? उनके लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल, सोशल सेफ्टी नेट्स होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांजिशन के दौरान सपोर्ट चाहिए। इसमें बेहतर बेरोजगारी भत्ते, शायद वेज इंश्योरेंस, पोर्टेबल हेल्थ बीमा कवरेज और ज़रूरत पड़ने पर सीधे आर्थिक मदद शामिल हो सकती है, ताकि लोग अचानक बेरोजगार होने पर एकदम से संकट में ना पड़ जाए और उन्हें नई दिशा खोजने का वक्त और साधन मिल सके। और वो यूबीआई वाली बात? हाँ, जैसा हमने पहले कहा, कुछ लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई जैसे ज्यादा बड़े स्ट्रक्चरल सुधारों की भी बात कर रहे हैं। इस पर डिबेट तेज होगी कि क्या हर किसी के पास जीने के लिए एक न्यूनतम आय सुनिश्चित होनी चाहिए, खासकर अगर भविष्य में पेड वर्क की उपलब्धता कम हो जाती है। ये एक कॉम्प्लेक्स डिबेट है, पर इसे करना पड़ेगा। और क्या एआई के इस्तेमाल पर भी कुछ लगाम लगाने या नियम बनाने की जरूरत होगी? रेगुलेशन? हाँ, रेगुलेशन जरूरी होगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां एआई के फैसलों का लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ सकता है, जैसे नौकरियों की हायरिंग में, लोन अप्रूवल में, इंश्योरेंस में, क्रिमिनल जस्टिस में। वहां एआई के इस्तेमाल पर कड़े नियम बनाने होंगे। कैसे नियम? ये नियम ट्रांसपेरेंसी, पता चले फैसला कैसे हुआ, फेयरनेस, कोई बायस ना हो, और अकाउंटेबिलिटी, गलती होने पर जिम्मेदारी तय हो, सुनिश्चित करने वाले होने चाहिए, ताकि एआई का इस्तेमाल किसी के खिलाफ भेदभाव करने या नुकसान पहुंचाने के लिए न हो। एथिकल गाइडलाइंस बनानी होंगी और उन्हें एनफोर्स करना होगा। और सरकारें और क्या कर सकती हैं? सरकारों को उन उद्योगों में निवेश बढ़ाने, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन सेंटर्ड इंडस्ट्रीज के बारे में सोचना चाहिए, जहां इंसानी देखभाल, रचनात्मकता और संपर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, आर्ट्स एंड कल्चर, एल्डर केयर, चाइल्ड केयर। ये वो सेक्टर्स हैं जहां जॉब्स भी बनेंगी और समाज का भला भी होगा। और शायद इन सब बदलावों के बीच एआई हमसे एक ज्यादा गहरा, एक दार्शनिक, फिलोसॉफिकल सवाल भी पूछ रहा है कि इंसान होने के नाते हमारे काम का, हमारी मेहनत का असली मूल्य क्या है, उसका पर्पस क्या है? अगर मशीनें वो सारे काम कर सकती हैं जो हम पैसा कमाने या सिर्फ गुजारा चलाने के लिए करते हैं, तो फिर हम इंसान क्या करेंगे? हमारी जिंदगी का मकसद क्या होगा? ये थोड़ा गहरा सवाल है। ये सचमुच सोचने वाली बात है, और शायद ये डरावना नहीं, बल्कि एक मौका भी हो सकता है। अगर एआई हमें उन कामों से मुक्ति दिला देता है जो रूटीन है, बोरिंग है, थकाने वाले हैं, या शायद हमें पसंद भी नहीं है, तो क्या ये हमारे लिए एक अवसर नहीं है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान दें जो ज़्यादा गहरी, ज़्यादा मायने रखने वाली हैं? जैसे ऐसा काम जिसमें हमारी जिंदगी के अनुभव और समझ, लिव्ड एक्सपीरियंस एंड विजडम की ज़रूरत हो। शायद दूसरों को मेंटर करना, अपनी नॉलेज और स्किल्स शेयर करना, कम्युनिटी में योगदान देना, या फिर समाज से जुड़ने वाले काम, रिश्तों पर फोकस। हाँ, ऐसी गतिविधियां जो समुदाय और आपसी जुड़ाव बनाती हों, अपने आस पड़ोस के लिए कुछ करना, लोकल इश्यूज पर काम करना, स्वयं सेवा करना, सामाजिक कामों में हिस्सा लेना, क्योंकि इंसान सोशल बीइंग्स हैं और रचनात्मक अभिव्यक्ति और नयापन, कला, संगीत, लेखन, थिएटर, नई चीजें बनाना, नई खोज करना, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि खुशी के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए, एक्सप्रेशन के लिए। और देखभाल, केयर? बिल्कुल, वो सबसे जरूरी चीज, देखभाल, करुणा और भावनात्मक सहारा देना।
बच्चों की बेहतर परवरिश करना, बुजुर्गों का सम्मान से ख्याल रखना, बीमारों या जरूरतमंदों की सेवा करना, किसी दुखी को सांत्वना देना, ये वो काम है जो हमें गहराई से इंसान बनाते हैं। मशीनें ये नहीं कर सकती। और शायद नई चीजें खोजने, दुनिया को समझने की हमारी जो नैसर्गिक इच्छा है, हाँ, खोज और आविष्कार, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना, धरती को बेहतर समझना, नई साइंटिफिक थ्योरीज बनाना, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना, हो सकता है एआई हमें रोजी रोटी की चिंता से कुछ हद तक आज़ाद करके हमें जिंदगी जीने, एक्सप्लोर करने, क्रिएट करने और कनेक्ट करने का ज़्यादा मौका दे। ये वो क्षेत्र है जहाँ वो असली इंसानी स्पर्श, वो ह्यूमन स्पिरिट है, जिससे मशीनें शायद कभी दोहरा ना पाएं। तो कुल मिला के अगर हम पूरी बात को समेटें तो शायद भविष्य इंसानों बनाम एआई, ह्यूमंस वर्सेस एआई का नहीं है। ये डर वाली नैरेटिव शायद सही नहीं है। नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बल्कि भविष्य इंसानों के साथ ही आए, ह्यूमंस विथ एआई का है। ये पूरी तरह से नौकरियों के खत्म होने की कहानी नहीं, बल्कि उनके बदलने की, ट्रांसफॉर्म होने की और हमारे एआई के साथ मिलकर रहने, सह अस्तित्व और सहयोग करने की कहानी है। अली औजार एक इनेबलर, लेवरेज एआई की तरह इस्तेमाल करना सीखेंगे और अपनी यूनिक ह्यूमन स्किल्स पर फोकस करेंगे। हाँ, जो अपनी उन खास इंसानी ताकतों, डिस्टिंक्टली ह्यूमन स्ट्रेंथ्स जैसे कि क्रिएटिविटी, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, नैतिक समझ को पहचानेंगे, उन पर ध्यान देंगे और उन्हें और मजबूत करेंगे। ये हमारी एज होंगी। और जो हमेशा सीखने और बदलने के लिए तैयार रहेंगे। ये पॉइंट बार बार आ रहा है। हाँ, सबसे जरूरी जो लगातार सीखेंगे और बदलेंगे, कंटिन्यूसली अडेप्ट एंड लर्न, क्योंकि बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज होगी। फ्लेक्सिबल और रिजिलियंट बनना होगा। और जो लोग उन क्षेत्रों में काम करने का चुनाव करेंगे या ऐसी भूमिकाएं अपनाएंगे जहां इंसानी फैसले, इंसानी समझ और इंसानी जुड़ाव, ह्यूमन जजमेंट एंड कनेक्शन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, जहां ह्यूमन टच वैल्यूएबल है। ये बात सच है कि एआई आज की कई नौकरियों को जिस रूप में हम उन्हें जानते हैं उसे बदल देगा या शायद खत्म भी कर देगा। इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ये डिसरप्शन तो होगा। हाँ, ये होगा। लेकिन ये भी सच है कि ये नई संभावनाओं, न्यू पॉसिबिलिटीज के दरवाजे भी खोलेगा। हमारी काम करने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है और शायद हमें उन उबाऊ दोहराव वाले कामों, रेपिटेटिव ड्रजरी से आज़ादी भी दिलाएगा, जिनसे हम में से कई लोग शायद छुटकारा पाना भी चाहते हैं। बिल्कुल, पोटेंशियल बहुत है, पॉजिटिव साइड भी है। असली चुनौती एआई को आने से रोकना नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की लहर को रोकना लगभग नामुमकिन होता है और शायद रोकना भी नहीं चाहिए। तो फिर चुनौती क्या है? असली चुनौती इस बड़े बदलाव को समझदारी से, इंसानियत के साथ और सबके हित को ध्यान में रखते हुए संभालना है, मैनेज करना है। हमें ये पक्का करना होगा कि इस टेक्नोलॉजी के फायदे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जो लोग इस बदलाव की वजह से पीछे छूट रहे हैं या मुश्किल में हैं, उन्हें समाज का पूरा सहारा मिले, इक्विटेबल ट्रांजिशन हो। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Talk and Heal. See ya!